वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। एक जानिब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन बातचीत यकीनन एक बड़ी अहम खबर है, लेकिन दूसरी जानिब पीर के रोज़ बैरिस्टर गौहर खान और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात भी इस वक्त एक बड़ी खबर बन चुकी है। PTV ने इस मुलाकात के हवाले से ये खबर दी है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत में खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में बातचीत हुई थी। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन ये बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत अब सियासतदानों से ही करें। ये भी रिपोर्ट हुआ। बातचीत को ये भी कहा गया कि बातचीत को सियाक व सबाक से हट कर पेश किया जा रहा है। PTI की तरफ से कोशिश की गई कि सिक्योरिटी मामलात पर ये जो बातचीत है इसको सियासी रंग ना दिया जाए, लेकिन अब ये इम्प्लिकेशन दी जा रही है दूसरी तरफ से कि PTI इसको जो सियासी रंग दे रही है वो अफसोसनाक है। इस इजलास के हवाले से जो खबर है वो पहले ही मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने दी थी। उन्होंने अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा बहाल होकर एक अहम मरहले में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने पीर के रोज़ 3 अहम शख्सियात से खुसूसी मुलाकात की। ज़राए का इसरार है कि ये मुलाकात बहुत ही अहम रही। कहा जाता है कि ये बैक चैनल मुलाकातें आगे भी जारी रहेंगी। आइंदा मुलाकात में एक वफाकी वज़ीर और PTI की तरफ से 2 अहम शख्सियात शामिल होंगी। इन मुलाकातों का नतीजा तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की पॉलिसीज़ और इसकी तर्ज़ सियासत पर मुनहसर होगा। तहरीक इंसाफ को निज़ाम को कबूल करना होगा और कशीदगी और तसादुम की सियासत से दूरी इख्तियार करना होगी। अगर PTI सियासी मकाम चाहती है और मामूल की सियासत की तरफ लौटने का इरादा रखती है तो उसे फ़ौज और उसकी आला क़यादत के साथ महाज अराई को रोकना होगा। ये रिपोर्ट किया था अंसार अब्बासी साहब ने, लेकिन क्या ये बैकडोर बातें डायरेक्ट बातचीत के ज़ुमरे में आती हैं? आज इरफान सिद्दीकी साहब ने इसको निगेट किया है। लेट्स वॉच दैट। अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं की। जिस मीटिंग का ये हवाला दे रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी जो सिचुएशन है उसके हवाले से एक बुलाई गई मीटिंग। उस मीटिंग में बैरिस्टर अली गौहर साहब ने या गंडापुर साहब ने कोशिश की है, लेकिन उन्हें वाजे कर दिया गया है जी कि ये सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग है। बड़े अफसोस की बात है कि एक मामला है जो सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है, आप इस सिचुएशन को भी सियासत का रंग दे रहे हैं और अपनी सियासत उसमें घुसेड़ के कहते हैं जी। दूसरी तरफ से बड़ा मुस्बत रद्द अमल आया है और फिर ये जुमला भी कहा है अली गौहर साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद है। कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये बात इसलिए दिलचस्प है कि हमारे प्रोग्राम में उसी दिन जिस दिन मुलाकात हुई रऊफ हसन साहब मौजूद थे और उन्होंने ये क्लेम किया था कि PTI की मुलाकात या मुज़ाकरात एक्चुअली डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हो रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कहा है बैरिस्टर गौहर ने वो भी देखिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शन। मैं जहाँ भी जाता हूँ जिस तरीके से भी करता हूँ खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। उनके जो हिदायत होते हैं उनके मुताबिक। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेकाम के लिए जरूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आए। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आज एक बड़ा अहम जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड है वो हो गया। तहरीक इंसाफ ने आज हुकूमत को तहरीरी मुतालबात फराहम कर दिए। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का किरदार इंतहाई मस्बत रहा। हुकूमती मेंबर्स भी वज़ीर आला KP के मौक़िफ़ के मुतरफ नज़र आए। क्या कहा है जो रिटन दिया है दस्तावेज़ PTI ने, उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत 2 अलग अलग कमीशन बनाए। दोनों कमीशन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल होंगे। हुकूमत 7 रोज़ के अंदर कमीशन कायम करे। दोनों कमीशन की कार्रवाई आम लोगों को और मीडिया के लिए ओपन रखी जाए। 9 मई कमीशन बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के हालात की कानूनी हैसियत का जायजा ले। कमीशन गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत और हाई कोर्ट के अंदर रेंजर्स और पुलिस के दाखिले की जिम्मेदारी अफराद का तयन करें। कमीशन हसास मकामात की CCTV और रिकॉर्डिंग्स का जायज़ा भी ले। कमीशन तहकीकात करे कि क्या 9 मई के हवाले से किसी फ़र्द के खिलाफ मुतअद्दिद FIRs दर्ज की गई हैं या नहीं।
कमीशन मीडिया की सेंसरशिप और सहाफ़ियों को हरासा करने के वाक़यात का जायज़ा ले। कमीशन हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश की कानूनी हैसियत और इसके असरात का भी जायज़ा ले। 26 नवंबर के हवाले से कायम कमीशन 24 से 27 नवंबर को इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात करे। कमीशन तहकीकात करे कि क्या इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई गईं या जिस्मानी तशद्दुद किया गया। कमीशन तहकीकात करे कि शोधा और ज़ख्मियों की तादाद और लापता होने वाले अफराद की तफसीलात क्या हैं। अगर कमीशन का मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया तो हम ये मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर होंगे। सो इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। राना सनाउल्लाह साहब का मौक़िफ़ भी सुनिए। दो बुनियादी जो उनके मुतालबात थे, जब ये डॉक्यूमेंट तैयार करने लगे हों तो उन्होंने अपने तौर पे जब अर्क रेजी की तो उनको मालूम हुआ कि ये डिमांड्स उनकी जो है ये सब्सटेंशिएट होने वाली नहीं है, तो इसलिए वो उन्होंने जो है वो विड्रॉ कर ली है। और चार्टर ऑफ डिमांड में वो कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 कमीशन सेटअप करे। वो कह रहे हैं कि जी जो फायरिंग हुई है 24 से 27 नवंबर तक, उसके मतलब कमीशन जो है वो इंक्वायरी करे। आज इस डॉक्यूमेंट में इनको चाहिए था कि वो लिस्ट कर, ताकि हम मालूम करते कि भाई वो जिन लोगों के ये नाम दे रहे हैं उन लोगों के मुतल्लक हम अपना मौक़िफ़ देते। आज 2 महीने बाद भी अगर ये नहीं दे सके तो फिर ये मास वाइब प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं। अली मोहम्मद खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। आज आपने तहरीरी तौर पर मुतालबात दे दिए हैं। राना सनाउल्लाह साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, हुकूमत की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सबसे अहम बात उन्होंने की कि आप लोग मैंडेट की वापसी से दस्तबरदार हो गए हैं। इज दैट ट्रू? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज जो हमने अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में दिए हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। जो बातें वर्बली ओरली मीडिया में इनके साथ मज़ाकरात में प्रेस टॉक्स में हम करते रहे हैं, प्रेस रिलीज़ में, उनको हुकूमत की मंशा या ख्वाहिश पे उसको जॉट डाउन करके रिटन में दे दिया है। और ये अच्छा हो गया कि चीज़ें कंसाइज हो गई हैं। अब इस पे हुकूमत क्या पेशरफ्त करती है वो देखेंगे आइंदा चंद रोज़ में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई सूरत हाल होगी जो आपने सवाल किया है। मेरे ख्याल में अब मुज़ाकरात के लिए एक बड़ा अच्छा वे फॉरवर्ड जो है वो दे दिया गया है। हुकूमत की सीरियसनेस अगर हो तो रास्ता बन सकता है। जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस टॉक की बात है, उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर कोई लिस्ट हमने देनी है वो दे भी देंगे। पर जो क्वेश्चन राना साहब ने उठाया अली साहब, वो उसका क्या जवाब है? उन्होंने कहा कि हमें असीरान की लिस्ट दी गई है, ना ही 26 नवंबर के हवाले से मिसिंग पर्सनस की लिस्ट दी गई है। आपने कोई बाकायदा लिस्ट नहीं दी, जबकि हम पहले पूछते थे तो यही कहा जाता था कि हम जब रिटन फॉर्म में देंगे मुतालबात तो लिस्ट आ जाएगी। देखिए, लिस्ट पे तो जितनी डिटेल है वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जाहिर है वो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब या जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं राजा साहब वो काम कर रहे हैं। राइट। सो अगर हुकूमत की तरफ से तो ये तासुर दिया जा रहा है कि कमीशन की बात वो नहीं मानेंगे, लेकिन जो आपका मुतालबा आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल ये कमीशन होगा, जो 26वीं तरमीम पर आपका मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट टूथलेस हो गई है, अब क्या आप उसी सुप्रीम कोर्ट का कमीशन या उसका फैसला कबूल कर लेंगे? मेरे ख्याल में आइडियल सिचुएशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम किया गया है या उसका जो ऑरा है, जो मेरे लिए बतौर वकील भी काफ़ी तकलीफ दे है। तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को इस तरह से आप जो है नुकसान पहुंचाएं। ज़ाहिर जो वहाँ जज साहिबान बैठे हैं वो तो मौजूदा लॉ पे फैसले कर सकते हैं, लेकिन वो कानून साजी तो अपने लिए नहीं कर सकते। अगर इख्तिदार में बैठे लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो एक बिल्डिंग या वो एक इदारा जो रह गया है जहां से उनको खतरा है कि उनके फैसलों को रिवर्स किया जा सकता है, उस पर भी शब खून मारा जाए, और उन्होंने वो शब खून मारा। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं। हम अपने ही मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, बाकी तो कोई और आप मुझे बताएं और कौन सा फोरम है। अगर बार की बात करता है, मैं खुद भी उसूली तौर पर उसके खिलाफ हूं कि हम बार के किसी दायरे को इधर बुला के उससे इन्वेस्टिगेशन कराएं वो। लेकिन आप अब रास्ते बंद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के पास। आप उनको सोल्यूशन हासिल करने के या इंसाफ लेने के आप जगह मजदूद कर रहे हैं। आप दीवार से लगा रहे हैं एक ऐसी जमात को जिसके पीछे करोड़ों पाकिस्तानी खड़े हैं। सो आज बैरिस्टर गौहर का आपने देख ही लिया होगा स्टेटमेंट। आपकी मुलाकात हुई है आज बैरिस्टर गौहर से?
साथ ही थे हम जब स्टॉक कर रहे थे, शायद आपने नहीं मैंने देखा है, मैंने जरा कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछा है। सो आपने यकीनन मैं भी खड़ा था, आई सॉ यू बट जस्ट टू कंफर्म इट सबके लिए। सो ऑब्वियसली आप साथ ही थे, सारी बातों से आप आगाह हैं। तो क्या बात हुई थी? नहीं, सारी बातों से मैं बिल्कुल आगाह नहीं हूँ, सारी बातों से मैं बिल्कुल आगाह नहीं हूँ। मैं उतना ही आगाह हूँ जितनी आप आगाह हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात वाली बात है ये हमारे लिए भी एक तरह से न्यूज इसलिए थी कि गौर साहब रिस्पॉन्सिबल आदमी है और उन्होंने मुनासिब जाना कि जब तक खान साहब की इजाजत ना हो उस मुलाकात को की न्यूज को ब्रेक ना करें, तो उन्होंने वो एहतियात की। इस वजह से उन्होंने चुपके से मुलाकात कर ली, किसी को भी पता नहीं था। आज जब खान साहब से कंफर्मेशन हो गई फिर उन्होंने बता दिया। सो आपको भी उसी वक्त पता चला? नहीं, मैं इस बात को उस तरह से नहीं इससे एग्री करता। चुपके से इसलिए नहीं है कि जब आप एक पब्लिक फोरम पे बैठते हैं और वहां हमारी मुखालिफ सियासी जमातों के लोग भी मौजूद थे, तो जाहिर है ये खुफिया मुलाकात तो नहीं है। खुफिया मुलाकातें तो वो होती हैं जो कुछ लोग, लेकिन यही तो मेरा क्वेश्चन है कि उधर मुलाकात वो खुफिया है और आप अपनी मुलाकात को कह रहे हैं कि नहीं ये खुफिया नहीं है, ये मजबूरी है। देखें, खुफिया मुलाकात में मजबूरी की क्या बात है, उस पर मैं आता हूँ। खुफिया मुलाकात वो होती है जो रात के अंधेरे में होती है, सबकी नजरों से छुप के। If I remind you, let me remind you, 15 अगस्त को मैंने अपना चैनल ज्वाइन किया और मैंने पहला इंटरव्यू किया खान साहब का अपने शो पे। खान साहब ने कहा कि कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी ऑपोजिशन को आर्मी चीफ से मुलाकात करने की। और फिर 15 सितंबर को खबर ब्रेक हो गई, लेस देन अ मंथ एक्चुअली, उससे भी पहले, कि एक नहीं 2 मुलाकातें हुई एज ऑपोजिशन लीडर चीफ साहब से, उस वक्त के चीफ साहब से, और प्रेसिडेंसी में हुई। सो ये बात तो आपको याद है, इतनी पुरानी बात नहीं है। देखें, उस वक्त के हालात शायद कुछ और हों, लेकिन उसूली तौर पे अगर हम देखें तो ये जो परसों तरसों की मुलाकात हुई है, ये कोई एक तो मैं नहीं समझता कि इस मुलाकात को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। उसका तरीका ये था अली भाई, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, उसका तरीका ये था कि फिर ओपन मुलाकात करते और फिर ये तासुर ना देते कि इसमें सियासी एलिमेंट था। दूसरी तरफ तो कह रही है उसमें नहीं कोई सियासी बात हुई, आप लोगों ने ये पूरा तासुर दिया कि ये सियासत पे बात थी। नहीं, देखें, मुलाकात सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए हुई, तो फिर उसमें खुफिया बात क्यों थी? उसको खुफिया क्यों रखा फिर? मैं अर्ज करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में थी। खैबर पख्तूनख्वा में जिस जमात की हुकूमत है, उस जमात का वजीर आला और उस जमात का सिटिंग चेयरमैन, उनका उसमें बैठना फितरी अमल है। अगर ये खुफिया होती तो फिर इसमें जो पहली मुलाकात थी जिसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ साथ ANP के रहनुमा और उस जमात इस्लामी के रहनुमा और बहुत से रहनुमा, अगर वो उसमें थे तो इसका मतलब है खुफिया नहीं थी। बाकी अगर एक मीटिंग हुई है जिसमें सिक्योरिटी सिचुएशन बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, उधर बैरिस्टर गौहर नजर नहीं आए। जब आप सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस करते हैं, जब आप किसी इशू पे आते हैं, देखें मेरी बात सुनिए, जब आप सिक्योरिटी सिचुएशन पे बैठते हैं, बात करते हैं या किसी भी मामले पे, तो आप कुछ और भी डिस्कस करते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट हो गया है जिसमें हमने इमरान खान साहब की रिहाई डिस्कस करनी है, जिसमें हम ये चीजें डिस्कस करनी है। अगर एक सिटिंग चेयरमैन से आर्मी चीफ मिले हैं और वजीर आला साहब भी मौजूद थे, तो ये तो एक नेचुरल चीज है। उसमें मैं समझता हूँ आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल बजा है कि इसको थोड़ा पब्लिक पहले करना चाहिए था, लेकिन गौर साहब ने खुद आज उसकी वजाहत की है कि वो मुनासिब समझते थे कि अगर इमरान खान साहब खुद इस पे बात करें तो उसके बाद इसको पब्लिक करेंगे। और मैं समझता हूँ कि गौर साहब ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि फुटेज बैरिस्टर गौहर ने खुद रिक्वेस्ट की कि मेरी फुटेज ना जाए फिर, हालांकि ओपन मीटिंग थी। इसका जो फुटेज आई उसमें तो नजर नहीं आ रही बैरिस्टर गौहर। नहीं, इसका मुझे नहीं इल्म कि क्या उन्होंने रिक्वेस्ट की थी या नहीं। सो अंसार अब्बासी साहब ने भी जो खबर में कहा कि अभी ऐसी मुलाकातें और होंगी और सिक्योरिटी के मामला पे मुलाकातें शायद हों। देखिए, अंसार साहब के पास खबरें होती हैं, मुझे नहीं पता कि वो इससे उनका क्या मतलब है। अगर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई मुलाकात होती है तो भी अच्छी बात है, मुल्की मामलात पे बात होती है तो भी अच्छी बात है। जितना डायलॉग होगा मैं उसको एनकरेज करूंगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। और एक और भी चीज़ है कि ये जो फॉर्म 47 वाले आए हैं, ये जो बैठे हैं, तो इलेक्शन की रात तो ये हुकूमत में नहीं थे। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत आई है वो 8 फरवरी की रात तो हुकूमत में नहीं थे, वो तो फारिग थे। वो तो जब आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई, वो रजीम चेंज के बाद, और अनवार काकड़ साहब आए, तो
तो उसके बाद तो शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था कि मैं दोबारा इस तरह मुझे प्लेट में सब कुछ रख के दे दिया जाएगा। किसी ने तो रख के दिया ना। राइट, ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कुछ अहम सवाल 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के हवाले से जो कि एक्सपेक्टेड है। लेट्स टेक अ ब्रेक। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, एक जनरल परसेप्शन ये है कि इसमें खान साहब को सज़ा हो जाएगी। कोई लोग 7 साल कह रहे हैं, कोई 14 साल कह रहे हैं, आपको भी यही लग रहा है? देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ जितने फैसले आए हैं, बदकिस्मती से ट्रायल कोर्ट लेवल पे सारे फैसले उनके खिलाफ आए हैं। और आपने फिर ये भी देखा कि अपील स्टेज पे हाई कोर्ट से सब में रिलीफ भी मिला है, बेल्स भी उनको उधर से मिली हैं और केसेस खत्म भी हुए हैं। कोई वजह नहीं है कि हम एक्सपेक्ट ना करें कि हमारे साथ इंसाफ क्यों ना हो और इमरान खान साहब को कल एक वो डिसीजन क्यों ना मिले जिसमें उन पे जो गलत इल्जामात हैं वो दूर हों। लेकिन इस बात का एहतमाल माजी के रिकॉर्ड के देखते हुए है कि हो सकता है, खुदा ना करे, कि फैसला उनके खिलाफ आए। लेकिन हम ये अभी भी उम्मीद रख रहे हैं कि अगर फैसला इंसाफ पे मबनी आता है तो इंशाल्लाह खान साहब कल बाइज्जत बरी होंगे। राइट, सो कल फैसल वाडा साहब हमारे प्रोग्राम में थे और वो पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि इसमें वो जो कैबिनेट की मीटिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस फैसले में, एज यू आर वेल अवेयर। उस वक्त आप भी ऑब्वियसली कैबिनेट मेंबर थे। उन्होंने कहा जब ये लिफाफा आया था तो उस वक्त 3 लोगों ने इस पर इतराज़ किया था कि हमें पता नहीं है ये क्या है। एक श्री मजारी साहिबा थी, एक फवाद चौधरी साहब थे और एक फैसल वाडा साहब थे। आप अगर रिकलेक्ट करें तो ऐसे ही हुआ था? देखिए, एज अ स्टेट मिनिस्टर आप डायरेक्ट कैबिनेट मेंबर तो नहीं होते, लेकिन आपको बाय स्पेशल इनविटेशन बुलाया जाता है। तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था और वहाँ ये बात पूरी काबीना के सामने रखी गई कि जो ये मामला है एक हमारे बिजनेस टाइकून का या बिजनेसमैन का और एनसीए जो यूके का इदारा है कि पाकिस्तान कोई उनके पैसे आने हैं और उनकी रिक्वेस्ट और उनकी शर्त ही है जो यूके का जो इदारा है एनसीए कि वो इनको कोई डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि आपने उसको ओपन नहीं करना होता, फिर भी वो पैसे मुल्क में आ सकते हैं। क्योंकि सब इस बात पे मुतमईन थे कि एक तो पैसा पाकिस्तान वापस आ रहा है, कोई निकाल के नहीं ले जा रहा। दूसरा ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आएगा। तो सब इस पे मुतमईन हो गए कि सबसे बड़ी अदालत में आ रहा है और पाकिस्तान आ रहा है। तो सबकी ख्वाहिश ये थी कि उसको सपोर्ट किया जाए ताकि पाकिस्तान पैसा वापस आ सके। So you were aware कि ये माहिदा जो है ये पैसा वापस आने का, ये ब्रीफिंग दी गई थी आपको? हाँ, ये बताया गया था कि पाकिस्तान पैसा वापस आएगा और ये हमारा मैनिफेस्टो भी था कि पाकिस्तान पैसा आए। तो ये बट जो इसमें अलर्ट में जो हुकूमती मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा था ये पाकिस्तानी हुकूमत के पास जाना था, लेकिन इस मुआहदे के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, कहीं भी किसी भी जगह पे ये बात साबित नहीं है कि वो जो पैसा आ रहा था वो करप्शन का पैसा था जो हुकूमत पाकिस्तान आना था। वो एक अंडरस्टैंडिंग थी वो एनसीए की और बिजनेसमैन साहब के बीच में कि पैसा पाकिस्तान जो है वो वापस भेजा जाए। हमारा सिर्फ इसमें रोल ये था कि शायद अगर काबीना में ना भी आता तो वो पैसा आ जाता। हमारा रोल ये था कि हुकूमत पाकिस्तान फैसिलिटेट करे कि मुल्क में पैसा आए। तो माफ़ी चाहती हूँ, आप बात कंटिन्यू रखें, लेकिन एनसीए की उस वक्त की एक प्रेस रिलीज है जिसमें वो कह रहे हैं कि पैसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास जाएगा। देखिए, इतनी डिटेल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात पे सब मुतमईन थे कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ना इमरान खान का अकाउंट है ना किसी और कैबिनेट मेंबर का अकाउंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टेट का ही एक इदारा है और आज वो पैसा जब मैं और आप बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वो अमाउंट जो आई है पाकिस्तान, हमारे वकला ने बताया है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में है। उसमें से ना 1 पाउंड इधर गया है ना 1 पाउंड उधर गया है। काजी साहब के जमाने में ये दिया गया पाकिस्तानी, बट इसीलिए दिया गया ना अली साहब कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैसा था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और भी है, काजी साहब ने तो बड़े कारनामे किए हैं, वो कारनामे तो निकल के आएंगे सामने। बड़े कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी दिए, आई एग्री विद यू, लेकिन ये डिसीजन इसलिए दिया था। सबसे बड़ा कारनामा तो ये था कि इलेक्शन का हुक्म दे दिया, लेकिन ये फिर नहीं देखा कि इलेक्शन चुराया गया, डाका डाला गया, किसने डाला, ये फिर नहीं देखा उन्होंने।
सारी आंखें बंद की, उनके सामने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक इतनी बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीना गया, और इंतखाबी निशान छीनने के बाद भी कौम ने गैरतमंद होने का सबूत दिया और निशान ढूंढ ढूंढ के इमरान खान साहब के कैंडिडेट्स को पास किया। जो जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ है उसमें सबने मिलकर ये सारी काफी डाली है। ये वाला मौका पाउंड वाले केस में जी मेरा क्वेश्चन अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या इन तीनों ने वाकई उस वक्त ऑब्जेक्ट किया था, इन तीनों शख्सियात ने? से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल इमरान खान साहब की ट्वीट में भी ये बात सामने आई है कि इस बात पे सवाल हो रहा है, बात पे तो बड़े शदोमत से सवाल हो रहा है कि पाकिस्तान ये पैसा जो वापस आया है किस तरह आया, क्यों आया, पैसा तो आ गया वापस, ये सवाल क्यों नहीं कर रहा कोई कि पैसा निकला क्यों? और वो जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वहां हुसैन साहब की, उसको जब बिजनेस टाइकून साहब खरीद रहे थे तो डबल प्राइस, इतनी बड़ी प्राइस में क्यों खरीदा? ये पैसा इधर बाहर कैसे गया? जिनकी प्रॉपर्टी थी, जिन्होंने बेचा था मियां साहब के बरखुरदार, वो तो अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर करते हैं। इसमें सवाल सबसे होना चाहिए, इसमें सवाल जैसे कि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कैबिनेट से भी होना चाहिए, इसमें फिर आपके पास शहजाद अकबर साहब भी हैं, और जैसा आपने कहा कि पूरी इन्वेस्टिगेशन हो कि किस तरह से निकल गया पैसे, कौन जिम्मेदार था, इसके ऊपर नजर रखने के लिए सबसे सवाल है। बट माई क्वेश्चन इज कि उस दिन क्या इन तीनों लोगों ने इतराज किया था? व्हाट डिड यू से? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्योंकि इतना अरसा गुजर गया है और हजारों एजेंडा आते हैं, और वही तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ही कम वक्त इस पे लगा होगा, क्योंकि बहुत से एजेंडा पे आइटम्स होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज पे सब मुतमईन थे वो दो नुकात थे। वो एक ये था कि पाकिस्तान से पैसा लूट के बाद अगर मुझे इजाजत दे, वापस आ रहा है, ये पीटीआई का मौकफ है, अकाउंट में आ रहा है, पीटीआई का मौकफ है कि बहस होनी चाहिए, डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए, डूबियस चीजें जल्दी से पास हो जाती हैं। 26वीं तरमीम पे आपका यही मौकफ है? देयर वाज नथिंग डूबियस। डूबियस कुछ नहीं था। जब ये बात सामने आ गई कि ये प्राइवेट पैसा है और ये करप्शन का पैसा वहां नहीं पकड़ा गया, बल्कि एक प्राइवेट अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान पैसा आना है, तो हम इसी पे मुतमईन थे कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा आ रहा है। पूरी काबीना और वज़ीर आज़म साहब इस पे मुतमईन थे कि पैसा पाकिस्तान आ रहा है। अगर उनकी शर्त है कि इस पे डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है एनसीए यूके, ठीक है, ये अभी कल सपोर्ट करना इसलिए जरूरी था कि अगर इसको सपोर्ट ना किया जाता और वो पैसा पाकिस्तान ना आता तो फिर सब कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने पाकिस्तान पैसा ही नहीं आने दिया। पाकिस्तान पैसा आ गया, इसके खुश नहीं है। अगर इजाजत है अली मोहम्मद साहब, एक इंटरनेशनल न्यूज़ पे भी आपका कमेंट चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल न्यूज़ को भी फॉलो करते हैं। सैफ अली खान साहब के हवाले से आपको पता है 6 उनको स्टैब्स लगे हैं, और ये एक सीरीज़ राजफा चौधरी साहब की ट्वीट आई कि एक सीरीज़ लग रही है ऑफ इवेंट्स जहाँ पर ना सिर्फ आम मुसलमानों की ज़िंदगी मुश्किल में है हिंदुत्व गवर्नमेंट के अंडर, बल्कि जो वहाँ के मेन स्टार्स हैं उनके साथ भी मामला ख़राब है। आपको पता है पहले सलमान खान साहब के साथ वाक़या हुआ, अब इनके साथ वाक़या हो गया। डू यू एग्री विद दिस? देखें, हिंदुस्तान में तो किसी इंसान की जिंदगी महफूज नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण जात के कुछ लोग जो हैं वो अंधाता बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान में कुछ लोग उस आदमी से इतना प्यार क्यों करते हैं जिसके हाथों पे मुसलमानों का खून है। मेरा सवाल मियां नवाज शरीफ साहब से है कि एक तरफ तो वो वहां पे मुसलमानों का खून बहाता है और आप इसको साड़ियां बेचते रहते हैं और आपका उसका एक ताल्लुक है। इन लोगों को कंडेम करना चाहिए जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं ना, हम तो कंडेम करते ही रहते हैं। नरेंद्र मोदी की तो वो तो कहेगा कि अली मोहम्मद की पत्नी मेरे साथ भी 7 मुस्लिमों की दुश्मनी है, मैं तो हमेशा नहीं। आपने तो गवर्नमेंट में भी कंडेम किया और आप अब भी कर रहे हैं। आई एग्री विद यू। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मरियम आपा की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कंडेमनेशन आनी चाहिए हिंदुत्व गवर्नमेंट की, ताकि जरा बात जरा एक तरफ लगे ना। राइट, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब फॉर योर डिटेल्ड इंटरव्यू। आपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस पर हम ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अब्बासी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपको लग रहा है इनका कोई नतीजा निकलेगा? नहीं, मुज़ाकरात से नतीजा ना निकल सकता है, ना शायद दोनों पार्टी की ख्वाहिश है कि निकले। ओके, दोनों अपने फैसले करने के खुद मुख्तार नहीं है, ना ये मुज़ाकराती टीम ना वो मुज़ाकराती टीम। तो वो एजेंडा क्या है भी किसी को पता नहीं है। इस पार्टी ने तो अपनी ख्वाहिशात का जिक्र कर दिया ना कि कमीशन बन जाए और इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाए। पीटीआई नहीं है, तो हुकूमत क्या चाहती है? प्रॉबेबली कि आप 2 साल तक कोई एहतजाज ना करें और आप हमें हमारा मैंडेट तस्लीम कर लें। कोई सियासी जमात मान सकती है?
वो नहीं मानेंगे जी। उनकी तो बुनियाद ही है कि ये इलेक्शन चोरी हुआ है। पर एहतजाज तो वो कर ही नहीं सकते, वैसे ही उनको करने नहीं दिया जाता, तो बेहतर नहीं है मुतालबा मान लें, अपने मुतालबात मनवा लें। कोई सियासी जमात ये बात नहीं मान सकती कि मैं एहतजाज नहीं करूँ। वो अपोजिशन है मुल्क की, उनको करना पड़ेगा। तो ये ऐसी बात है कि मुझे कोई इसमें रास्ता नजर नहीं आता। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि दोनों के पास अख्तियारात नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पीटीआई से कहें हमारी बिसात के मुताबिक की चीजें मांगे हमसे। व्हाट इज ही सेइंग? ये राना साहब बताएंगे। आपको क्या लग रहा है किसकी बिसात है कि उनकी बिसात नहीं है ना? देखिए, जब आप एक चोरीशुदा इलेक्शन के नतीजे में आएंगे, अवाम के मैंडेट के बगैर आप हुक्मरान बनेंगे, तो फिर आपकी बसात कुछ भी नहीं होती ना। ठीक है, लेकिन कभी किसी की बिसात उतनी इनकी बिसात है जितनी माजी वालों की थी? नहीं, माजी में ये हालात नहीं थे। रियली? जी। कब हालात फर्क थे? हालात 2013 से 18 तक फर्क थे। सो यू सेइंग कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और आपकी गवर्नमेंट वो फर्क थी? वो अपना फैसला कर सकते थे, खुद मुख्तार थे। और 2018 ऑनवर्ड्स ये डिक्लाइन हुआ? वो डिक्लाइन हुआ है। और इसका कोई तरीका है ठीक होने के, या अभी डिक्लाइन सस्टेनेबल तरीके से चलेगा? यही कि एक इलेक्शन हो, फेयर हो, उसके अंदर जो हुकूमतें आए वो आइन और कानून के मुताबिक चलें। अब तो ना आइन है ना कानून है। राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि तीन फरीक हैं इन मुज़ाकरात में, इस्टेब्लिशमेंट, PMLN और PTI, या हम कहें कि PMLN और इस्टेब्लिशमेंट एक ही फरीक है और दूसरा फरीक PTI? देखिए, यहाँ फरीक किस बात पे फरीक है? क्या हासिल करना चाहते हैं एक दूसरे से, ये पता चले ना। सो क्यों हो रहे हैं मुज़ाकरात? किसी प्रेशर पे हो रहे हैं? सर, प्रेशर क्या है? प्रेशर मुल्क पे क्या प्रेशर होता है? ये मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं। और आप मुज़ाकरात किस बात पे कर रहे हैं, मेरी ये समझ से बाहर है। आप सियासी जमातें हैं, एक हुकूमत में एक अपोजिशन में है, वहाँ पार्लियामान में बात कर लें जो भी इशू है। मुल्क के इशूज़ ही होते हैं ना, यहाँ ज़ाती मामलात तो नहीं है। तो मुल्क के इशूज़ पे बात कर लें पार्लियामान के अंदर। इस स्टेज पर जहाँ तक मामलात हमें नज़र आ रहा है, हुकूमत काफ़ी हद तक जिस तरीके से भी मेंटेन कर रही है, अपोजिशन इस वक्त वीक नज़र आ रही है, क्या फिर ये खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट भी जा सकता है? देखिए, अपोजिशन हमेशा वीक ही होती है अगर आप कानून की परवाह ना करते हो। ठीक है, क्योंकि हुकूमती इख्तियार तो गवर्नमेंट के पास होता है ना। तो स्पेशली जब आप को ना आइन की परवाह हो ना कानून की परवाह हो, तो आप जो मर्जी कर लें, वो बात तो है। तो अब जो हुकूमत है वो क्या करेगी? मुल्क तो उनसे चलता नहीं है। मुल्क तो आज नहीं चल रहा, ये बात बड़ी वाज़ेह है। यू बिलीव सो कि कुछ भी नहीं हो रहा? बिकॉज हुकूमत ये कह रही है हमने बड़ी हद तक सस्टेन कर लिया मामलात, इकॉनमी बेहतर हो रही है, लोगों की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हमने महंगाई कम कर दी है। ये उनके दावे। कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है? एक रुपये का नाम बता। आ जाएगी जब सस्टेन होंगी चीज़ें। सस्टेन क्या करेंगे आप? देखिए, आपके पास मैंडेट ही नहीं है, मुल्क में इंतशार है, सियासी इंतशार होगा, मईशत कैसे चलेगी? इन्वेस्टमेंट पैसा तो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। सो आप कह रहे हैं कि मुल्क भी नहीं संभल रहा इस वक्त की गवर्नमेंट से? मुल्क न संभल सकता ही नहीं है, ऑपोजिशन वीक है। सो ये इसी तरीके से चलेंगे मामलात? चल नहीं सकते ना। सो क्या होगा? इंतशार होगा, मजीद इंतशार होगा। उसको आपने कहा था मुज़ाकरात करें, आप बार बार कहते थे मुज़ाकरात करें इंतशार से पहले। मुज़ाकरात मुल्क के मामलात पर, ये नहीं कि मुझे तुम एहतजाज ना करना और मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा। ये तो बच्चों वाली बातें हैं ना। हाँ। आप बात मुल्क की करें। क्या मसलन क्या पॉइंट्स हो सकते हैं उसके ऊपर? पॉइंट्स एग्री करें ना, मुल्क के क्या मामलात क्या हैं, इनको पता नहीं है मुल्क के मसाइल क्या हैं, उस पर एग्री करें कि पॉलिसी क्या होगी। ये जो इनके मामलात हैं ना कि तुम एहतजाज ना करना, मैं तुम्हें जेल से निकालूंगा, ये उसी के अंदर हल हो जाएंगे। जब आप बात मुल्क की करेंगे, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, मईशत को तरक्की देने की बात करेंगे, अवाम के मसाइल की बात करेंगे, रिफॉर्म्स की बात करेंगे, उसके बाद जाकर ये चीज़ें खुद हल हो जाएंगी। राइट। सो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी बार बार मौखर हुआ। कुछ लोगों का ख्याल है कि मुज़ाकरात की वजह से ही उसका एज प्रेशर पॉइंट रखा गया है। आपको लगता है? नहीं, मुज़ाकरात में क्या प्रेशर डालेंगे आप कि जेल में डाल देंगे दोबारा? हुकूमत तो कुछ और जेल मांग में नहीं डाल रही ना, देंगे। हुकूमत तो कुछ मांग नहीं रही, मांग तो अपोजिशन रही है मुज़ाकरात में। वो कह रही है कि हमें बाहर निकालो, तो अगर इसमें सजा हो जाती है फिर कैसे बाहर निकलेंगे? जी, पहले भी निकले हैं सारे, सजाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो you're right कि अगर पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या होता है। पहले भी मुकदमात हुए, आपने जेल में डाला हुआ है, एक और सजा दे देंगे, कौन सी क़यामत आ जाएगी? राइट। सियासी लीडर इन चीज़ों से घबराते नहीं है, लेकिन आज ज़रूरत सबकी है कि मुल्क की बात हो। ये किसको जेल में डाला है, कितने साल के लिए डाला है, जो मयार हमारे मुल्क में है कानून का, तो फिर जेल में सारे ही होंगे। सारे रह चुके हैं, कौन बचेगा? राइट। सो 190 मिलियन पाउंड केस आपने फॉलो किया है, पढ़ा है। सो उसमें बिकॉज यू हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर योरसेल्फ,
थोड़ा सा जो 2-3 कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दें। कैबिनेट के पास क्या ये इस्तेकाक है कि वो बगैर पढ़े किसी चीज़ को अप्रूव कर दे? नहीं है ही नहीं है इस्तेकाक। सो किसी को भी नहीं पता था जो वहाँ बैठा एजेंडा पर इसमें सारी में जो मुझे खराबी नजर आती है, मेरे पास कोई ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है, लेकिन मुझे लोगों ने बताया जो उस मीटिंग के अंदर थे ओके कि मीटिंग जब खत्म हुई, एजेंडा खत्म हुआ, तो एक प्राइम मिनिस्टर ने एक खत लहराया जो बंद लिफाफे में था, खुद एक खत था बंद कि इस एग्रीमेंट को अप्रूव करना है। राइट। ये चीज़ ना एजेंडा पर थी ना ही इसी को समरी थी। इन दोनों चीज़ों के बगैर आप डिस्कशन नहीं कर सकते। और ये कहा गया कि ये बड़ी कौमी सलाम, हम हर चीज़ को कौमी सलामती का मसला बना लेते हैं, ये कौमी सलामती का मसला है, इसको आपने अप्रूव करना है। ठीक है। उन्होंने तो भी एक दो लोगों ने पूछा कि भाई क्या है ये? किन 2 लोगों ने पूछा? ये नहीं, कुछ लोगों ने पूछा, 1-2 लोगों ने, शायद ज़्यादा ने पूछा हो कि भाई हमें देखने तो है क्या, नहीं नहीं ये आप छोड़े, इसको आपने अप्रूव करना है। तो वो रिकॉर्ड हो गया कि ये कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। एंड दे ऑल अप्रूव्ड इट। किसी ने नहीं कहा कि हम बाहर निकल जाएंगे। नहीं, जब आप देखिए वहाँ वोटिंग तो नहीं होती ना, वहाँ तो आप कहते हैं भाई ये ठीक है कर दें, सब ठीक है कर दें। 1-2 ने कहा कि जी बता दें कि नहीं ये बड़ा कौमी सलामती का मसला है, बताएंगे, ये अप्रूव हो गया, एजेंडे वो डिसीजन रिकॉर्ड हो गया, जहाँ तक मुझे इल्म है। सो ये कार्रवाई अनयूजुअल है या ऐसे होता है? ये कार्रवाई इलीगल है। कभी हुआ है ऐसे पहले? ऐसे नहीं, ये बात ही इलीगल है। आप, और वो जो चीज़ अप्रूव की गई वो एक फॉरेन मुल्क से मुआहदा था। राइट। एक फॉरेन मुल्क की एक एजेंसी से मुआहदा था। जी, मुआहदा था। मुआहदे जो होते हैं, MOU भी जो होते हैं, वो भी काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद साइन होते हैं, जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होती है MOU की। और उस MOU में भी एक लफ्ज़ भी तब्दील हो तो वो भी काबीना अप्रूव करती है। राइट। उसको दोबारा अगर चेंज यहाँ पर आपने एक मुआहदा कर दिया जिसने आपने उस मुआहदे को भी कॉन्फिडेंशियल बना दिया। ठीक है। पाकिस्तान आज वो कहना कि बरतानिया ने कहा इसको कॉन्फिडेंशियल रखें, डज इट होल्ड एनी वेट? क्या बरतानिया में जो कहेगा वो हम करेंगे? बरतानिया ने कहा है तो आप आगे डिस्कशन करते कैबिनेट में, वो ये कह रहा है पैसे आपके हैं, बरतानिया ने पैसे ले लिए, उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, पैसे अकाउंट में ही रहे, कंट्रोल हासिल कर लिया। ये उन्होंने कहा कि हमें इस पैसे की सोर्सेज पे शुबा है, कोई हमें एविडेंस नहीं मिला कि ये किस तरह पैसे आए हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आता है। बट समबडी फ्रॉम यूके सेज कि अक्सर वो फ्रीज कर देते हैं, आप जवाब दें तो वो अनफ्रीज हो जाता है। जब नहीं हुआ ना, हो गया था, उसके बाद ही तो ये बात हुई। फ्रीज किया, फिर 3 अकाउंट फ्रीज हुए ना। उसके बाद में जब उन्हें लगा, जो PTI कहती है कि जब क्योंकि उन्होंने दे दिया अपना मनी ट्रेल, तो फिर वो अनफ्रीज हो गया था। फिर पाकिस्तान में पैसे कैसे आए? ये दिस इज द क्वेश्चन, कैसे? मैं ये कह रहा हूं अनफ्रीज नहीं हो सकता ना। फिर एग्रीमेंट क्या है? सो फ्रोजन अकाउंट के पैसे, दिस वाज मेंट टू कम टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का पैसा था, वो कहते हैं प्राइवेट पैसा था। ये पाकिस्तान हुकूमत के पैसे बन जाते। कैसे बन गए? जब इलीगल साबित हो गए तब। इलीगल साबित हो गए ना, जब मनी ट्रेल नहीं है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आ जाता है। ओके। उसको उन्होंने कहा जी बजाय प्रोसिक्यूट करने के हम प्रोसिक्यूट नहीं करते, हम पैसे वापस उस मुल्क को दे देते हैं। सो इसमें जो PTI कहती है कि अगर हम जाके मुकदमा लड़ते, पता नहीं हमें लॉयर्स हायर करने पड़ते, पैसा आता या ना आता, तो हमने एक प्राइवेट सेटलमेंट कर ली कि ये पैसे देखें, ये नहीं हो सकता। आप हुकूमत है, प्राइवेट सेटलमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, प्राइवेट आदमी कर सकता है, यहाँ पर हुकूमत का मसला। और उसको कैबिनेट से एग्रीमेंट हुकूमत ने किया है। सो एग्जैक्टली कैबिनेट ने अप्रूव किया उस एग्रीमेंट को, पोस्ट फैक्टो एग्रीमेंट हो चुका था। अगेन आई वाज लिसनिंग टू सलमान राजा साहब, वो कहते हैं उस एग्रीमेंट को नहीं किया, उन्होंने इस बात को अप्रूव किया कि हम इसको सीक्रेट रखेंगे। नहीं जी, फिर एग्रीमेंट किसने अप्रूव किया? सो एग्रीमेंट को अप्रूव होने के लिए कैबिनेट की जरूरत थी। जरूरत इसके बगैर आप सोच नहीं सकते एग्रीमेंट करने। मैंने बताया MOU नहीं हो सकता। ठीक है, सो लीगल हैसियत नहीं है। दिस इज अ ग्रे एरिया। अब लेट्स से ग्रे एरिया नहीं है, बड़ा वाज़ेह है, बड़ा वाज़ेह है। ठीक, तो अब इसमें सजा किस की बनती है? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की या कैबिनेट की? अगर आप सजा पैसे पे दे रहे हैं कि वो पैसे का इस्तेमाल गलत हुआ, तो वो और बात है, उसका मुझे कुछ पैसा तो वो कहते हैं ना खान साहब के पास आया, ना बुशरा बीबी के पास आया। उनका क्लेम ये है कि हमारे पास तो पैसा आया ही नहीं, हम तो पाकिस्तान पैसा लाए, लेके थोड़ी गए। मलिक रियाज साहब ने कुछ जमीन दी, को पैसे दिए जो और अकाउंट्स में गए, उस बात से लिंक हुआ है। अगर ये लिंकेज आपने कायम करना है तो उसके मुहर्रकात और हैं। जहाँ तक प्रोसीजर है काबीना का, और एक एग्रीमेंट बगैर पढ़े अप्रूवल के, नहीं पढ़े तो बाद में, अप्रूवल के आपने साइन कर दिया और फिर उसको काबीना से अप्रूव करवाया बगैर एजेंडा पे रखे, बगैर देखे, ये दोनों चीजें इलीगल है। सो माय क्वेश्चन इज कि इसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का कसूर है या कैबिनेट का भी कसूर है?
और उन लोगों का भी जिनका पैसा था। का कसूर है जिसने मेनली एजेंडे पे है नहीं, एजेंडे पे नहीं है, समरी नहीं है, और आप कहते हैं अप्रूव कर दो, राइट। तो इलीगैलिटी आपकी हो गई, बिल्कुल हो गई। अब उन लोगों कैबिनेट की नहीं हुई जी, कैबिनेट की भी, कैबिनेट को आप कसूरवार ठहरा सकते हैं कि वहां पर बात होनी चाहिए थी, वो कहते अप्रूव ना करते, बट ये थोड़ी फार फेस्ट बात है, हमारे मुल्क में ऐसे होता नहीं। पर होना तो चाहिए सर, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। कैसे आप लोगों को इलेक्ट करके भेजें और वो अंधाधुंध साइन किए जाए चीजों के जो लोग उस टेबल में बैठे थे, और खास तौर पे जिस मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन बनाया, ये उनको फ्लैग करना चाहिए था कि ये गलत तरीका है। So what do you expect? क्या नतीजा आएगा इस केस का? नहीं, मुझे नहीं पता केस है क्या, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अगर आप केस पैसे को इमरान खान से और मलिक रियाज से जोड़ रहे हैं तो फिर मलिक रियाज केस हो रहा है, फिर केस हो रहा है। ठीक, फिर मलिक रियाज की भी होनी चाहिए जी, फिर वो उसमें आ जाएंगे। तो लेकिन अगर आप प्योर प्रोसीजरल जो मामला है काबीना का कि अप्रूवल का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, आपने बगैर पूछे एग्रीमेंट किया, आपने उसको खुद ही कॉन्फिडेंशियल कर दिया, यानी अब पाकिस्तान हुकूमत का काबीना नहीं देख सकती, पार्लियामान नहीं देख सकता कि एग्रीमेंट क्या है। राइट, सो कैन वी, बिकॉज पीटीआई इस वक्त एक मुश्किल वक्त में भी है, बहुत सारे इद्दत केस भी बना और केसेस भी बने, सो इसमें क्या इसकी इंटेंसिटी डाइल्यूट हो सकती है? पीटीआई के लिए जो पैनामा में हुआ वो हमारे साथ हुआ, पैनामा में भी बहुत सारे नाम थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा गया, नवाज शरीफ को, इधर भी इसमें बहुत सारे नाम इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर सज़ा सिर्फ खान साहब को होती है तो फिर क्या हम इक्वेट कर सकते हैं दोनों को? देखिए, नहीं, इक्वेट करने की बात नहीं, जुर्म होता है, जुर्म इक्वेट नहीं किए जाते। पनामा में बिल्कुल नाम नहीं था, बिल्कुल गलत था। ठीक है, यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि दो इश्यूज हैं। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब ने या उनके किसी आदमी ने या जो भी पैसे लिए मलिक रियाज से या किसी और आदमी से, ये केस बनाते हैं तो उसके जो टेक्निकलिटीज हैं, उसकी जो एविडेंस है वो डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है। अगर केस ये है कि वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ जो काबीना के डिसीजन का होता है, और ये एक एग्रीमेंट बगैर देखे, बगैर अप्रूवल के ये साइन किया गया, ये एक सीरियस मामला है जहां पर काबीना के मेंबरान जिसमें आएंगे, वो आपको एक डिफरेंट तरीके से उसको प्रोसिक्यूट करना पड़ेगा। राइट, सो सजा हो सकती है इस केस में? सजा पाकिस्तान में हर चीज में हो सकती है, आप कुछ भी ना करें सजा हो किसी में भी हो जाएगी। आपकी जमात इलेक्शन कमीशन में बाकायदा रजिस्टर हो चुकी है, सो एनलिस्ट होते हैं, जमात बन जाती है अंडर सेक्शन 200 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, और उसके बाद आप एनलिस्टमेंट के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं। हमारी जमात बन गई थी, अब हमने एनलिस्टमेंट लिख दिया, राइट, और उस पर एक प्रोसेस फॉलो हुआ, उन्होंने अप्रूवल कर दी। राइट, सो यू आर नाउ रियली इन द गेम, हम कह सकते हैं, एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी, एंड फॉर्मेशन पहले हो गई थी। राइट, सो अब आपने एनलिस्टेड कर लिया, यू कैन एक्चुअली रन द इलेक्शन। यस, सो आगे क्या प्लान है अब? नहीं, जब इलेक्शन आएंगे हम कंटेस्ट करेंगे, अभी तो पार्टी को ग्रो कर रहे हैं। बट आप मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, बट दिस नॉट, जैसे ख्याल था मेजर नाम आपके पास आ जाएंगे। नाम वाली पार्टी ये नहीं है, आपको इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए, बनती है, वो इलेक्शन से पहले बनती है। सो आप खुद बना रहे हैं, राइट? लेकिन लोग आएंगे, नोन लोग भी होंगे, अननोन लोग भी होंगे, लेकिन हमें लोग वो चाहिए जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, इंटेग्रिटी हो, उनकी शोहरत अच्छी हो, वो लोग चाहिए। बट उस तरह के बहुत सारे लोग आपको इस वक्त नजर आएंगे जो अभी किसी भी पार्टी में जी बिल्कुल मिलेंगे, इसीलिए हमने पार्टी बना दी है, पार्टी को ग्रो कर रहे हैं, हर जिले में जाते हैं, हर हल्के में कोशिश कर रहे हैं, हाँ। वहाँ पर इंशाल्लाह। सो एहतजाज भी करेंगे आप लोग? जी, आप जाते हैं हल्कों में, क्योंकि अभी मरियम नवाज साहबा की जो इस वक्त कारकर्दगी है उस पर पीएमएलएन क्लेम कर रही है कि हालात बदल गए, अब पीएमएलएन की तरफ आ रहे हैं लोग वापस। नहीं, ये कहते हुए नहीं आ रहे। ओके, सो अभी आपको लग रहा है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पीएमएलएन को और मजीद? पीएमएलएन के लिए मुश्किल है, इन द नेक्स्ट मैंडेट मशकूक हो, लोग आपकी तरफ नहीं आते। बट दे कैन रिगेन, हमने पीटीआई को देखा, इलेक्शन की साए में वो हुकूमत बनाई और अनपॉपुलर होते गए, लेकिन बाउंस बैक किया, इस वक्त पॉपुलर है। बाउंस बैक किया हुकूमत से निकलने के बाद, तो ये निकले तो शायद आज हुकूमत छोड़ दे, बाउंस बैक कर सकती है। सो बट छोड़ेंगे नहीं, मैं बोल रहा था बात है, अगर आपने पूछा ना बाउंस बैक सो देयर आर टू वेज। जो पीएमएलएन को इस वक्त नजर आ रहा है कि हम इकोनॉमी ठीक कर लें, कारकर्दगी अच्छी कर दें, तो वी कैन बाउंस बैक। कारकर्दगी कौन सी अच्छी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या करेंगे? मुल्क को इतने मैसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यहाँ वो कैपेसिटी ही नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट में है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है। सो इस वक्त काफ़ी मुश्किलात आपको नज़र आ रही हैं कि मुआशी तौर पर हालात बेहतर हर हवाले से मुश्किलात हैं। जितनी करप्शन आज हो गई है, पुलिस का निज़ाम जो तबाह हो गया है, गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया है, टैक्सेशन का निज़ाम ना होने के बराबर है, कैसे मुल्क आगे चलेगा?
राइट। सो एक तासुर ये भी जो पीटीआई अगेन बना रही है कि शायद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, आपको क्या लग रहा है? मेरा से ताल्लुक नहीं एक पेज पे हो। इमरान खान साहब और इमरान खान कहते थे मैं एक पेज पे हूँ, उनका क्या हुआ? ये एक पेज पर नहीं है, यहाँ पर तो चॉइस नहीं है, या एक पेज पे ही होना पड़ेगा। सो इस वक्त बिल्कुल इन सिंक है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, एक दूसरा खुश है। मैं इन सिंक है मुझे नहीं पता, ये वज़ीर-ए-आज़म ही बता सकते हैं। इन सिंक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुल्क आइन के मुताबिक चलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमने आपसे लास्ट टाइम जब पीआईए का पूछा था, आपने कहा यूरोप के रूट पे तो इतना मुनाफा है ही नहीं। इसहाक डार साहब ने कल सेनेट के इजलास में कहा है कि पीआईए को यूरोप से सालाना 87 अरब रुपए का रेवेन्यू आता था, जो कि ऑब्वियसली जो पिछला बयान था साबिक वजीर के, उसकी वजह से नुकसान हुआ। ये ठीक कह रहे हैं वो? सर होगा, रेवेन्यू होता है ना, खर्चे भी तो होते हैं। सो बना सकते हैं पैसे, अब हम दोबारा जब यूरोप की पैसे बना सकते हैं खर्चा करके ना, अगर खर्चा ज़्यादा हो बनाने से तो फिर नुकसान हो जाता है। बट लेट्स से वी वांट टू रिवाइव पीआईए, किस तरीके से करें? हुकूमत रिवाइव करे? नहीं कर सकती। इट हैज टू बी प्राइवेटाइज्ड। हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा। सो इट इज अ नेशनल कैरियर, मेरा बिजनेस चाहता है रिवाइव करें। कौन से मुल्क का नेशनल कैरियर है आजकल? सो यू थिंक एक मुल्क का नाम बता दें। ओके, सो यू थिंक इट्स नॉट फीजिबल, नॉट प्रैक्टिकल? हुकूमत कोई कारोबार नहीं कर सकती, आप एयरलाइन कैसे चलाएंगे? राइट। सो नेक्स्ट इलेक्शन कब हो रहे हैं बस साहब जी? नेक्स्ट इलेक्शन कल भी हो सकते हैं, पार्लिमानी निज़ाम है, हुकूमत तोड़ दें कल हो जाएंगे, हुकूमत 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। एंड पीपल्स पार्टी ऑफ पीएम लाइन में जो थोड़ी थोड़ी हल्की मौसीकी कह रहे हैं उसको एहसन इकबाल साहब, ये सीरियस है? सर पीपल पार्टी जो है वो हुकूमत के फ़ायदे भी हासिल करना चाहती है, उसकी नाकामियों में हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। ये बड़ी अजीब कोलिशन पार्टनर है। हाँ। अच्छे वक्त के साथी है, बुरे वक्त के साथी नहीं है। थैंक यू सो मच अब्बास साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।